नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा आज यूरेशिया तक पहुंच चुकी है। आज का पड़ाव है यूरेशिया, एक बहुत ही व्यापक जियोपॉलिटिकल क्षेत्र जिसने पिछले 1000 साल में बड़े बड़े एम्पायर बनते और बिगड़ते देखे, और जहां आज दुनिया की सारी शक्ति केंद्रित है, क्योंकि यही एनर्जी है, यही फ्रिक्शन है, यही अमेरिका का दखल है, यही राइजिंग चाइना है, यही इंडिया के एम्बिशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि ये जो यूरेशिया है, ये आखिर किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया कहां तक अपने पंख ले जाने को आतुर है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और याद रखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। शुरू करते हैं, बने रहिएगा एंड तक। यूरेशिया की गजब कहानी। पिछले 1000 साल पर हम अगर नजर डालते हैं तो हमें यूरेशिया के बारे में कुछ बहुत चमत्कृत कर देने वाली बातें पता चलती हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसके मानचित्र पर नजर डाल लें। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द मैप ऑफ यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, बहुत ही सरल सा शब्द है। पूरा यूरोप जोड़ लीजिए, पूरा एशिया जोड़ लीजिए, जिसमें दक्षिण एशिया भी है अर्थात भारत भी है, और इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? यूरेशिया। तो अब आपके एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि यही दुनिया का शक्ति का केंद्र है। आधी से ज्यादा दुनिया यहीं पर है, इसके अलावा फिर ज्यादा कुछ बचता भी कहां है। तो पहले तो हम इसका मैप, मानचित्र समझें, देखें, जानें, और उसके बाद इसकी एक परिभाषा सॉर्ट ऑफ समझने का प्रयास करते हैं। जब हम बात करते हैं यूरेशिया की, तो हम एक सिंगल लैंड मास की बात कर रहे हैं, जिसमें यूरोप भी हो गया, एशिया भी हो गया। और यह दरअसल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिभाषा है। ना तो ये ज्योग्राफिक है, ना ये जियोलॉजिकल है। ज्योग्राफिकल यानी जो ऊपर दिखता है, जियोलॉजिकल यानी जमीन के अंदर चलता है, एकदम सरल क्रूड भाषा में। तो ये ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहां ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे प्रमुख सिविलाइजेशनल जोन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए यूरेशिया के मेजर सिविलाइजेशनल जोन्स पर बात करें। बहुत मजा आएगा आपको इसमें। और मैं इसे धीरे 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 2026 तक ले जाऊंगा, और अमेरिका इसमें कहां कहां दखल दे रहा है, किस प्रकार से टांग अड़ा रहा है और दिक्कतें पैदा कर रहा है, हम उस पर भी आएंगे। तो दोस्तों, यूरेशिया जैसा हमने अभी देखा, वो सिंगल लैंड मास, अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर पश्चिम से ये शुरू होता है। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दिस इज द अटलांटिक ओशन, अंध महासागर पश्चिम में, और प्रशांत महासागर पूर्व में। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा यूरेशिया आ गया। मंगोलों की बात करें तो बहुत ही मजेदार कहानी सामने आती है। 13, 14, 15 सेंचुरी में मंगोल एम्पायर अचानक से उठा और उतनी ही तेजी से कोलैप्स, 250 साल में। वो कभी भी समंदर पार नहीं कर पाए। उनकी यात्रा यूरेशिया तक रही और डीपर यूरोप में भी नहीं घुस पाए, क्योंकि यूरोप के लोगों ने उनको रोकने के फोर्टिफिकेशन के तरीके अंततः ढूंढ निकाले थे। तो वहां जाके मंगोल परास्त हो गए। लेकिन उन्हें असली परास्त किया ओशंस ने। वो कभी भी ओशंस पार नहीं कर पाए। साउथ कोरिया से निकलकर जापान तक 2-3 बार कोशिशें की, लेकिन उसमें भी रास्ते में इतनी भयानक तूफानी हवाएं आई कि पूरी की पूरी उनकी नेवी ही डूब के खत्म हो गई। तो वहीं से कैमिकाज़े जैपनीज वर्ड भी निकला कि ऐसी हवाएं जिन्होंने बचाया जापान को। एनीवे, यहां पर आपको दुनिया के सबसे बड़े सिविलाइजेशनल जोन्स मिलते हैं। तो भैया कौन से हैं ये जोन्स? यूरोप हो गया, रूस हो गया, सेंट्रल एशिया जहां स्टेप्स यानी कि घास के बड़े बड़े मैदान, जहां से 6, 6.5, 7 हजार साल पहले
बहुत बड़ा एमिग्रेशन शुरू हुआ था, वहां से लोग निकलना शुरू हुए थे और एक बड़ी ब्रांच यूरोप और पर्शिया की तरफ चली गई और एक बड़ी ब्रांच उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आ गई। पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये हैं 7 प्रमुख सिविलाइजेशनल जोन्स और इन सातों का अपना अपना एक चरित्र है, प्रवृत्ति है, भाषाएं हैं, रहन सहन है, खान पान है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हालांकि हैं सब उसी ज्योग्राफिकल मास में। प्यारे दोस्तों, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एक बहुत अच्छी किताब है, उसे खरीद लीजिए और उसे पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको आज की बदलती दुनिया को समझना है तो जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो वैसी किताबों से आपको मिलेगा। तो कितने लोगों के पास वो किताब है या आपने पढ़ी है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वो किताब पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये हैं इनके सिविलाइजेशनल जोन्स। और अगर हम भू राजनीति की बात करें तो नॉर्मली यूरेशिया का मतलब है स्ट्रेटेजिक लैंड एंड सी स्पेस, जिसमें यूरोप, रशिया, चीन, इंडिया वगैरह आपस में जुड़े हुए हैं और सारे मैरीटाइम चोक पॉइंट। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान यहां पर लाकर केंद्रित कर दिया है और पूरी दुनिया में ऊर्जा हाहाकार मच चुका है। भारत में नरेंद्र मोदी के 10 मई रात को दिए गए भाषण के बाद अचानक से ऑस्टेरिटी 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 की बातें होने लग गई हैं। यह परिवर्तन काफी सालों से बिल्ड हो रहा था और ईरान वॉर में आके इसमें विस्फोटक परिस्थितियां बन गई। किसी को नहीं पता आगे ये किस दिशा में जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है यूरेशिया? दोस्तों, आबादी बहुत ज्यादा, ऊर्जा के केंद्र, उद्योग, व्यापार के रास्ते, मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर्स और ऐतिहासिक एम्पायर सब यहां हैं। तो ये है हमारा यूरेशिया। आप और हम यूरेशियाई नागरिक हैं भैया, ध्यान रखना। हाँ, आपको बताते हुए खुशी है कि हमारा इकोनॉमी क्रैकर्स का पूरा सीरीज शुरू हो चुका है। 20-20 मिनट के हफ्ते में 3 शानदार सेशन आ रहे हैं। आज उसका दूसरा सेशन भी रिलीज हो गया। हर 5वां तो यूट्यूब पर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। आराम से पढ़िए, खुश रहिए। लेकिन पूरा ज्ञान चाहिए तो हमारे साथ मेंबरशिप लेवल 2 में आ जाइए अभी के अभी। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे, 5 मेंबरशिप ओपन होगी। लेवल 4 तक तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 4 को ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 अपने आप मिल जाएगा। पूरा ज्ञान का भंडार है, एकदम फ्रेश कंटेंट आ रहा है। साल में 150 सेशन इकोनॉमी क्रैकर्स के हो जाएंगे, 150 सेशन करंट अफेयर्स के और 50 से ज्यादा सेशन पावर ऑफ 10 के। इससे ज्यादा दुनिया को समझने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, बस यही 1 से 2 साल हमारे साथ कर लीजिए और बल्ले बल्ले। तो आइए ज्वाइन कीजिए, चैनल को भी सपोर्ट करें और अपने ज्ञान में अप्रतिम वृद्धि करें। आई वेलकम यू टू ज्वाइन द मेंबरशिप लेवल्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। यूरेशिया के इतिहास में गोता लगाते हैं। बहुत ही नाटकीय परिवर्तन देखे हैं यूरेशिया ने। नए नए एम्पायर्स उभरते रहे। 1000 साल की कहानी यूरेशिया की यही हमें बताती है। फिर चाहे वो मंगोलों का एम्पायर हो, ब्लैक डेथ यूरोप हो, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो या सोवियत संघ का कोलैप्स हो, 5 बड़ी घटनाएं, परिघटनाएं मैंने अभी गिना दी आपको। हैं तो 25 से ज्यादा, लेकिन ये 5 यूरेशिया के 1000 साल के इतिहास को बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्ट करती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं। तो क्या हैं भैया जी ये 5 घटनाएं? राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर। सभी ने चंगेज खान का नाम तो सुना ही है। चंगेज खान या गेंगिस खान जो लिखा जाता है, 13वीं सदी में अचानक से उठा, सारी ट्राइब्स को एकत्रित किया और विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा कंटिग्यूअस एम्पायर बना के मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि चंगेज खान तो ये इस्लाम को मानने वाला था। बिल्कुल नहीं। मंगोलों का धर्म था और है टेंग्रीज्म। टेंग्री में वो एक नेटिव शेमनिस्टिक और एनिमिस्टिक रिलीजन होता है जो सभी इंसानों का 50,000 1 लाख साल पहले से था, प्रकृति पूजा बेसिकली। मंगोलों में खास तौर पर, क्योंकि वो बहुत खुले घास के मैदानों में रहते आए हजारों सालों से, नीला आसमान जो है उसे वो भगवान का रूप मानते हैं, द ग्रेट इटर्नल ब्लू स्काई, जिसको टेंग्री कहा जाता है।
तो चंगेज खान और मंगोलों का धर्म था टेंगरी धर्म, इस्लाम नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले यूरेशिया में जो सबसे बड़ा एम्पायर यूरेशिया का बना आज तक, जिसको कोई सरपास नहीं कर पाया, शायद सोवियत यूनियन ही कर पाया बाद में, लेकिन वो तो एक आधुनिक 20वीं सदी की बात हो गई। ब्लैक डेथ यूरोप में करोड़ों करोड़ों लोगों को मार डाला प्लेग ने, और जिस वजह से यूरोप में पूरा कैपिटल और लेबर क्लास का रिलेशन ही बदल गया, क्योंकि लेबर मर गया तो जो लेबर बचे, अब उनके पास बहुत ताकत आ गई, वो ज्यादा पैसे मांगने लगे। तो जो सामंतवादी लोग थे और नीचे जो सर्फ्स थे, गुलाम, उनका रिश्ता ही चेंज हो गया और यूरोप की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन प्लेग लेकर आया। हमेशा याद रखिएगा, मोमेंट्स ऑफ ग्रेट केओस आर मोमेंट्स ऑफ ग्रेट चेंज ऑलवेज। जब जब बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, सब कुछ बदलने लगता है। राजनीति बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, समाज बदलता है, पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं, नई व्यवस्थाएं जन्म लेकर रिप्लेस करने की कोशिश करती हैं। जरूरी नहीं कि वो हर बार उसको रिप्लेस कर पाए, कई बार ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया। तो ये ब्लैक डेथ कहलाता है और इसने यूरोप को एक झटके में बदल के रख दिया। करोड़ों करोड़ों लोग रातों रात मारे गए थे। 14वीं सदी की बात हो रही है। लेकिन आज आपके और मेरे जीवन पे जो सबसे ज्यादा असर आया है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसने पूरे यूरेशिया को बदल दिया और पुराने सारे एम्पायर्स को तबाह करके रख दिया। अरे कैसे तबाह कर दिया? इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है 2 घंटे का, इसी चैनल पर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेरे नाम से सर्च कर लेना, 2 घंटे का वीडियो मिलेगा, पूरा देख लेना, बहुत जरूरी है। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में आई, उसने सब कुछ बदल दिया हमारी दुनिया। उसमें 200 साल लगे सब कुछ बदलने में, लेकिन बदला। कैसे बदला? पहले आई थी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, बेहतर इंप्लीमेंट्स की वजह से उत्पादकता बढ़ी, तो कृषि में क्रांति हुई, तो वहां लोग कम लगने लगे। तो ब्रिटेन में लाखों लोग फ्री हो गए खेतों से, तो वो शहरों की तरफ जाने को फ्री हो गए। शहरों में उस वक्त पहली बार मशीनें बनना शुरू हुई थी। अनेक आविष्कारकों ने मशीनें बनाई, जिससे बेसिक फैक्ट्रियां ऑटोमेट होने लगी, मशीनें लगी। ये लोग सब फैक्ट्रियों की तरफ चलने लगे और वहां एक शोषणकारी फैक्ट्री सिस्टम आ गया, जिसमें महीने में 30 दिन, 31 दिन बाप, बीवी, बच्चे सबको काम पे लगा दिया जाता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद में इंसानों का खून है। ब्रिटेन ने अपने ही गोरी चमड़ी के लोगों को एक्सप्लॉइट कर करके पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खड़ा किया, जिससे बीज पड़ा विद्रोह का, यानी साम्यवाद का। वहीं से कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म की थ्योरीज का जन्म होता है और पूरा बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट और क्लास स्ट्रगल के सारे सिद्धांत आते हैं, जिसकी परिणति रशियन रेवोल्यूशन में होती है और सोवियत संघ का जन्म हो जाता है। रोमानोव डायनेस्टी को समाप्त कर दिया जाता है। तो एक इवेंट इस तरह के बहुत सारे सेकेंडरी और टर्शरी कॉन्सिक्वेंसेस लेकर चलता है, और यह सब यूरेशिया की ही कहानी है। फिर आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पर, और इसमें पूरा का पूरा यूरोप ही रीडिजाइन हो गया भैया। पुराने देश, एम्पायर सब खत्म, नए नए देश, नई नई बाउंड्रीज। अरे मिडिल ईस्ट के ये जितने भी देश तुमको जीसीसी के दिख रहे हैं, ये सब इसी दौरान तो बने हैं, इसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। ईरान तो 4000 साल से वहां खड़ा है, लेकिन ये गल्फ के जितने स्टेट्स हैं, ये सब इस दौरान बनाए गए आर्टिफिशियली, तो वो उतनी ही तेजी से मिट भी सकते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अभी जो स्थिति है ईरान वॉर की, और अमेरिका में जो एनालिस्ट लिख रहे हैं खुल के, अगर आप कैगन को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब गल्फ के सारे स्टेट ईरान की शरण में चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका छोड़ के जाएगा, क्योंकि अमेरिका हार चुका है और इस हार से अमेरिका उभर ही नहीं सकेगा। तो हम आने वाले 2-3 सालों में बहुत बड़े टेक्टोनिक परिवर्तन शायद देखें, शायद ना भी देखें। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, समझ गए ना भैया। और फाइनली हमने सोवियत एक्सपेरिमेंट देखा 20वीं सदी में, और यह सब हुआ हमारे प्यारे यूरेशिया में। सोवियत यूनियन बना और सोवियत यूनियन का पतन भी हुआ। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है। ग्लोबल अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर है, पूरी देखिए, एक से लेके अभी तक की। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, हमारे इस प्यारे से चैनल का नाम अब बदल जाएगा फ्राइडे से, और वो हो जाएगा संदीप मानोधने। बाकी कुछ नहीं बदलेगा, वीडियो सारे आते रहेंगे, मेंबरशिप ऐसी की ऐसी चलती रहेंगी,
सिर्फ एक नाम का परिवर्तन, हैंडल का परिवर्तन होगा और कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा। रोज शाम को हमारी टीम एक अपडेट्स का ईमेल भेजती है जिसमें हम पिछले 2 दिन के हमारे जो जो टीम ने क्रिएट किया है उसकी लिंक्स दे देते हैं। सैकड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी लीजिए, कुछ भी मिस नहीं होगा। इस फॉर्म को स्कैन कर लीजिए, क्यूआर कोड को, एक लिंक ओपन होगी, उस पर क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म ओपन होगा, ईमेल भर दो अपना, बस इतना ही करना है। फ्लैश पॉइंट, इतिहास में तो यूरेशिया ने बहुत सारे फ्लैश पॉइंट देखे हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी अलग है? अरे बिल्कुल नहीं। वॉर्स आर लिटरिंग द लैंडस्केप फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। आज यूरेशिया में पश्चिम से लेकर पूर्व तक युद्ध, झड़प, लड़ाई, झगड़े लगातार चल रहे हैं। अब देखिए इस खूबसूरत सी इमेज को जिसमें हमने केवल 5 बड़े फ्लैश पॉइंट आपके लिए कवर किए। देखिए एक बार, तो कौन कौन से फ्लैश पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं? अरे भैया, रूस और यूक्रेन का युद्ध जिसने सबको हिला के रखा हुआ है और कोई और छोर उसका समझ नहीं आ रहा है किसी को कि हम किस तरफ जा रहे हैं। 10 लाखों लोग मारे जा चुके हैं, दोनों तरफ भयानक तबाही हुई है, लेकिन कभी अचानक से रूस का पलड़ा भारी दिखता है और अगले ही दिन यूक्रेन का, और दोनों एक दूसरे पर वार करते जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पीछे यूरोप और कुछ हद तक अमेरिका भी खड़ा है, और रूस के साथ नॉर्थ कोरिया, चीन का साथ तो है ही, और रूस अपने आप में भी एक ताकत तो है ही। ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। दूसरा बड़ा फ्लैश पॉइंट जो हमारे सामने है दोस्तों, वो ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का पूरा क्षेत्र है जो आप यहां पर देख रहे हैं। ताइवान की पूरी कहानी, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, आपको पता ही है 1949 में जब कम्युनिस्टों ने मेन चाइना पर कब्जा किया और उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, तो चियांग काई शेक और उनका कुओमिंतांग पार्टी के लोग सारा सोना लेके ताइवान की आइलैंड पर चले गए, भाग गए, और उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यह है ताइवान के ओरिजिन की कहानी। उसी दिन से चाइना ने बोल रखा है कि ये मेरी ही आइलैंड है, इसे मैं कभी भी कब्जे में ले लूंगा। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाया, क्या पता कल सुबह कर ले। ताइवान की ताकत है टीएसएमसी। दुनिया की एआई की सबसे खतरनाक चिप्स बनती हैं टीएसएमसी में, और अगर टीएसएमसी के फैब्रिकेशन प्लांट्स बंद हो जाएं तो एआई की रेवोल्यूशन 24 घंटे में खत्म हो सकती है। यह ताइवान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो यह दूसरा फ्लैश पॉइंट हो गया, समझ में आ गया दोस्तों आपको? फिर हम आते हैं हमारे तीसरे फ्लैश पॉइंट पर, मिडल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर तो मैं जितना कहूं उतना कम है, हमारी सीरीज में हमने इस पे बहुत बात कर ली है। उसके बाद लाल सागर और बाब अल मंदब पर आते हैं। अभी तक ये वो क्राइसिस पॉइंट नहीं बना, शुक्र है, जिसका डर है कि अंसार अल्लाह यानी कि हूथी जिस दिन इसे बंद कर देंगे, बची खुची कमर वर्ल्ड इकोनॉमी की टूट जाएगी। पर वो किसी भी दिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद दक्षिण कॉकेसस का पूरा का पूरा क्षेत्र, जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया का पूरा जो युद्ध चलता चला आ रहा है। तो ये पूरी कहानी यूरेशिया के फ्लैश पॉइंट की है। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा तो इटर्नल है, वो चलता ही चला जा रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कृपया अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को दोस्तों तक लाइक करके पहुंचाएं, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और याद रखिएगा, चैनल का नाम फ्राइडे से संदीप मानुधने के नाम से हो जाएगा, हैंडल भी वही हो जाएगा, चैनल वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, मेंबरशिप भी वही रहेंगी। भारत और चीन वो 2 महान देश हैं जो अगले 50, 60, 70 सालों में यूरेशिया का भविष्य तय करेंगे, इसमें तो किसी को डाउट हो ही नहीं सकता। और दोनों की स्ट्रेटजीज एकदम अलग हैं। चाइना एक कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन चुका है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। भारत अपनी सिलेक्टिव और मल्टी अलाइंड स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पे मैं अलग से बात करूंगा। आज मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, भारत और चीन की यूरेशिया में रणनीतियां। इस पे पूरा वीडियो में आगे अलग से लेकर आऊंगा। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप सुनना चाहेंगे, वो हम लेंगे। तो ये दोनों देशों की रणनीतियां एकदम अलग है। सबसे बड़ा संघर्ष कनेक्टिविटी को लेकर ही होने वाला है आने वाले सब। और भारत और चीन कई प्लेटफॉर्म्स पर कोऑपरेट करते हैं, कई जगह कोऑपरेट नहीं करते। अब जैसे ब्रिक्स में भयानक संघर्ष हो चुका है,
क्योंकि भारत पूरी तरह से इजराइल के कैंप में है। इजराइल की आलोचना का कोई स्टेटमेंट ही पारित नहीं हो पा रहा है ब्रिक्स में। चाइना को ये बिल्कुल नहीं भा रहा है। तो चाइना ने बहुत शांति से बता दिया कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आज की खबर आपने पढ़ी हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि उनके टॉप अधिकारी के फॉरेन मिनिस्टर के नहीं आने का मतलब क्या है ब्रिक्स की मीटिंग में। और ये भारत की एक चॉइस है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम वो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार हैं। और चाइना के साथ भारत की राइवलरी अब एक अलग लेवल की है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद ही कह चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं चाइना से भिड़ जाऊं? वो मुझसे 5 गुना बड़ा देश है, मैं उससे लड़ जाऊं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। काश ये ईरान वालों ने सुना होता, क्योंकि वो तो अपने से 60 गुना बड़े अमेरिका से भिड़ गए यार। कैसे लोग हैं? वो पूरा हॉर्मुज जीत लिया और अमेरिका को दुम दबा के भागने तक मजबूर कर दिया। गजब लोग हैं। चुपचाप बैठना चाहिए था ना, मार खाते रहना चाहिए था। क्या कमाल करते हो। यूरेशिया में अमेरिका के इंटरेस्ट। अमेरिका पहले दिन से नहीं चाहता कि यूरेशिया में कोई भी एक ताकत बड़ी बन जाए। और जितने भी झगड़े लफड़े टंटे फसाद हुए हैं, शांति से देखेंगे तो पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका सीआईए का हाथ दिखेगा। कोई एक शक्ति आगे ना बढ़े। यूरोप नाटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा है ही। इंडो पैसिफिक की तरफ अमेरिका झुका, हालांकि हॉर्मुज ने अभी उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। चोक पॉइंट्स और ट्रेड रूट मेरा गला न दबा दे, अमेरिका की ये कोशिश रही, जिसमें अब वो पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि हॉर्मुज को वो नहीं खुलवा पाया। और ये बात अब दुनिया ने मान ली है। तो इसके साथ अमेरिका की हेजेमनी होती है समाप्त। सुनने में अजीब लग रहा है पर सच्चाई वही है। तो ये है अमेरिकन यूरेशिया। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आज इसको सिर्फ टच किया है। अब आगे क्या होगा? बहुत सरल है दोस्तों। ये सदी मल्टीपोलैरिटी की रहेगी कम से कम अगले 25 साल। यूरेशिया बहुत मल्टीपोलर हो जाएगा। कनेक्टिविटी बैटलफील्ड के रूप में तब्दील होगी। हाइब्रिड वॉर्स होने वाले हैं भैया। अब कन्वेंशनल वॉर्स का जमाना गया। ड्रोन, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी मिलिशिया, सैंक्शंस, मैरीटाइम हैरेसमेंट, स्पेस असेट्स, डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक कोर्जन, ये होगा, हो ही रहा है। भारत का रोल लगातार बढ़ता जाएगा और भारत जिस पक्ष की तरफ झुकेगा वो मजबूत होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत सही पक्ष की तरफ झुके, इसमें सबका फायदा है। साइमल्टेनियस क्राइसिस सबसे बड़ा खतरा है। मेरा पिछला सेशन ही पोली क्राइसिस पे था, उसको एक बार देख लीजिएगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूरेशिया। मैंने आपको 20-22 मिनट में पूरी कहानी बताने की ईमानदार कोशिश की। इसे एक बार फिर से देखिए, समझिए, आपको फायदा होगा। हमारे इकोनॉमी क्रैकर्स के साथ जुड़े। आज इसका दूसरा सेशन इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी रिलीज हो चुका है, जो लेवल 2 में है। आइए लेवल 3-4 तक तो ज्वाइन कर ही लीजिए, बहुत फायदा होगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब आपसे हम कल फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।